गाइस, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो लू फैंग था वो अपने दोस्त वू क्यू के साथ फाइनली एक कैटास्ट्रॉफी लेवल के मिशन के ऊपर निकल जाता है। ये सब लोग जा रहे थे मिशन के लिए नाइन स्मोक मार्श के अंदर, जहाँ पे उन्हें मल्टीपल काफ़ी सारे लॉ मास्टर्स और इवन ट्रू मास्टर्स भी देखने के लिए मिल सकते थे। और इस वक्त नाइन स्मोक मार्श और जुआनयो माउंटेन के आपस में काफ़ी ज़्यादा भयानक दुश्मनी चल रही थी। इसलिए ये लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल कोर कॉम्बैक्ट पावर वाले लोग थे और इनके अंदर हमेशा से फाइट चलती रहती थी। इस वक्त जो लू फेंग था उसका प्लान था कि ये जो दो पावरफुल और माइटी फोर्सेस है इनको लड़ने देना, और इनके बीच के अंदर जब भी उनको फ़ायदा उठाने के लिए मिलेगा या फिर कोई भी कमज़ोर वॉरियर मिलेगा या फिर कोई मरने वाला होगा तो वो तुरंत वहाँ पे जाके उनकी बॉडीज़ को चुरा लेंगे। क्योंकि गाइज यहाँ पे इन लोगों को मारना नहीं था, मारना तो था लेकिन एक्चुअली इन लोगों को मिशन के अंदर बताया गया था कि अगर ये लोग प्रूफ के तौर पे किसी भी ट्रू गॉड की बॉडी लेके आते हैं या फिर उनके वेपन्स या फिर कोई और मटेरियल लेके आते हैं तो उसके बेसिस के ऊपर भी इन्हें मिलिट्री कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दिए जाएंगे और उनके बेसिस के ऊपर भी ये आराम से अपने मिशन को पूरा कर सकता है। लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जुआन्यू माउंटेन के जो भी लोग थे जो कि आपस में फ़ाइट कर रहे थे नाइन स्मोक मार्श के साथ, वो एकदम से उनको एक मैसेज रिसीव होता है। वो सब लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि हमारे ट्राइबल चीफ ने हमें बोला है कि हमें पीछे हटना है। इसी के बाद एक ये जो मैसेज होता है ये सारे के सारे वॉरियर्स को मिल जाता है। और जो वहाँ पे एक भयानक फाइट चल रही थी उसके अंदर से जितने भी लोग थे, मतलब एक साइड के जितने भी जुआन्यू माउंटेन के लोग थे वो सारे लोग पीछे हट जाते हैं। अभी गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि इन सारी चीज़ों के बीच में लू फैंग और वो दूसरा वाला बंदा ये लोग क्या कर रहे हैं। तो गाइस ये लोग फिलहाल नीचे के साइड जंगल के अंदर छुपे हुए थे, और रही बात जुआओ माउंटेन और नाइट स्मोक मार्श की तो वो लोग हवा के अंदर फाइट कर रहे थे और ये लोग नीचे से आराम से बैठ के चुप चुप के इनके फाइट्स को वॉच कर रहे थे। ये लोग बस एक सही मौके का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही इन्हें ट्रू गॉड की बॉडी मिलेगी वैसे ही ये लोग एकदम से उसे लेके यहाँ से भग जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इवन टॉट ये जो वही था वो लू फेंग को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। वैसे तो स्टार्टिंग में वो लू फेंग के सारे ऑर्डर्स को मान रहा था क्योंकि उसे डेफिनेटली पता था कि जो लू फेंग है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी पावरफुल है। इसलिए वो सोचता था कि अगर वो लू फेंग के साथ रहेगा तो थोड़ा सा सेफ रहेगा, और अभी तक वो लू फेंग के हिसाब से ही चल रहा था। लेकिन अभी तक जो लू फेंग था उसने अभी तक किसी भी वॉरियर के साथ फाइट नहीं की थी, और ये जो वो ही था इसे लू फेंग पागल लग रहा था लिटरली। जो लू फेंग था वो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे मौके भी गंवा दे रहा था। ऐसी बात नहीं थी गाइस लू फेंग अच्छे मौकों को गंवा दे रहा था, लेकिन उसको पता था कि आसपास डेंजर काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए वो पहले आसपास के सिचुएशन को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ जा रहा था। लेकिन ये उल्लू का पट्टा इसे काफ़ी ज़्यादा जल्दी मची हुई थी, और ये काफ़ी टाइम तक जब लू फेंग से काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड हो जाता है तो वो लू फेंग से कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो करके। ये सब लोग वहाँ पे चले गए। हम लोग कब से इन लोगों का वेट कर रहे थे और अचानक से जुआयू माउंटेन के जितने भी लोग थे वो सब लोग यहाँ से चले गए। अभी यहाँ पे एक सिंगल ट्रू गॉड भी नहीं नज़र आ रहा, इवन एक लॉ मास्टर भी नज़र नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग अपने मिशन को कैसे कंप्लीट करेंगे। हमें 10,000 मिलिट्री क्रेडिट्स ये करनी थी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे होगा। लू फेंग फ्रस्ट्रेट होता है और वही की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे मेरा दिमाग खाना बंद करो। वही दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था कि जो लू फेंग था वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि एक तरफ जो जुआंग माउंटेन के लोग हैं वो एक तो काफ़ी ज़्यादा रेयरली देखने के लिए मिलते थे, और अभी जब उन लोगों की इतनी ज़्यादा तगड़ी सी फाइट चल रही थी और लू फेंग अच्छे टाइम का वेट कर रहा था, तो एकदम से ये लोग अचानक से ही कहीं पे तो भी गायब हो चुके थे। इनमें से कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, और इन सब चीज़ों के कारण ऑलरेडी लू फेंग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, और दूसरे साइड ये जो ही है वो भी ऑलरेडी वो लू फेंग को और ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहा था कि अभी हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारी गलती की वजह से ये हो गया वो हो गया। ये दूसरी तरफ हम लोगों को कैप्टन की टीम भी देखने के लिए मिल सकती थी। ये लोग भी लू फेंग से कहीं ज़्यादा दूर वही नीचे की साइड मतलब जंगल के अंदर ही बैठ के ये सारा युद्ध देख रहे थे। इन लोगों का जो प्लान था, इन लोगों का प्लान कुछ ऐसा था कि ये लोग नाइन स्मोक मार्श की तरफ से जियायो माउंटेन के लोगों के साथ लड़ने के लिए चले जाएंगे, और जब ही इन्हें कोई कमज़ोर वॉरियर मिलेगा तो उसको मार के ये लोग आराम से अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन एकदम से जैसे ही सारे के सारे वॉरियर्स जहाँ से गायब हो चुके थे तो इन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो चुकी थी। फिलहाल इस वक्त यहाँ पे जितने भी वॉरियर्स थे वो सारे के सारे वॉरियर्स कैप्टन की तरफ देख रहे थे और उसके डिसीजन का वेट कर रहे थे। कैप्टन कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है करके, जियायो माउंटेन और ये जो नाइन स्मोक मार्श के लोग हैं इन लोगों की हमेशा से काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, और एकदम से इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे रुक सकती है। एक मे बी ये भी हो सकता है कि जो जियाओ माउंटेन के लोग हैं उन्होंने रिट्रीट कर लिया है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो नाइन स्मोक मार्श वाले भी जल्दी अपनी सिचुएशन को देखते हुए काफ़ी सारे ट्रू गॉड्स को यहाँ पे भेज सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि ये जो जियायो माउंटेन के लोग हैं ये सच्ची में भागे हुए कि ये यहाँ पे कहीं छुपे हुए हैं। और वैसे में हो सकता है कि अगर उन्होंने हमें देख लिया
तो वो हम पे भी अटैक कर सकते हैं। तभी बाकी के लोग कैप्टन की तरफ देखते हुए पूछते हैं कि तो हमें क्या करना चाहिए। कैप्टन कहता है कि तुम चिंता मत करो, फिलहाल मेरे हिसाब से हमें यहाँ पे कुछ टाइम और रुकना चाहिए। हो सकता है कि इन लोगों की फाइट वापस से स्टार्ट हो जाए। वैसे भी जुआवो माउंटेन और ये जो नाइन स्मोक मार्श वाले, इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा डीप और काफ़ी ज़्यादा पुरानी दुश्मनी है। तो इन लोगों के जो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स है वो अभी भी होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। जैसे ही ऐसा कुछ होता है हम लोग बीच में एकदम से कूद के उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेंगे। इसी के साथ हम लोग को जुआवो माउंटेन के लोग एक जगह पे गैदर होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। वहीं पे हम लोग को ट्राइबल चीफ भी देखने के लिए मिल सकते थे। एक्चुअली गाइस, इन लोगों की ये जो बड़ी सी सेना थी, ये बस एक सेना नहीं थी, ये काफ़ी सारे छोटे मोटे टुकड़ियों के अंदर बटे हुए थे। तभी ये जो ट्राइबल चीफ होता है वो एकदम शांति से देख रहे होते हैं। तभी उसके जो लोग होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि नाइन स्मोक मार्श वाले वो हमें समझते क्या है, वो हमेशा से हमसे लड़ते रहते हैं, वो हमेशा हमें अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें उन्हें दिखा देना चाहिए कि जो जुआवो माउंटेन के लोग हैं वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, और इस बार हम लोगों को अपना ये डोमिनेंस उन लोगों को मार के दिखाना चाहिए। तभी वहाँ का जो ट्राइबल चीफ होता है वो काफ़ी ज़्यादा शांत और पत्थर की तरह खड़ा रहता है, और एकदम से वो जोर से दहाड़ता है और कहता है कि चलो उन्हें दिखा देंगे हम लोग। और इसी के साथ वो सब लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। इस वक्त हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिलता है, जो कि अभी भी वो जो बैटल ग्राउंड था उसके नीचे जो बड़ा सा घास का मैदान या फिर आप जंगल समझ सकते हो जिसके अंदर वो बैठा हुआ था, वही के साथ लू फेंग इस वक्त सोच रहा था क्या अभी उसे ये जो जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है इसको रिजॉर्ट करने के लिए शेर के मुंह में जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये था कि नाइन स्मोक मार्श या फिर जुआवो माउंटेन दोनों में से किसी एक ग्रुप के अंदर जाना पड़ेगा, मतलब किसी एक के इलाके में जाना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल जो इन लोगों की फाइट हो रही थी वो तो बीचों बीच हो रही थी। लेकिन ये जो ऐसे टाइप के मैथड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकते थे, और लू फेंग ये रास्ता तभी अपनाता जब सबसे ज़्यादा उसे ज़रूरत हो, या फिर कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत हो, या फिर कोई दूसरा रास्ता उसके पास बचा ना हो। फिलहाल तो इस वक्त के लिए जो लू फेंग था उसके दिमाग के अंदर काफ़ी सारे रास्ते आ रहे थे और काफ़ी सारे आइडियाज़ भी आ रहे थे, लेकिन ये सारे जो आइडियाज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकते थे। जैसे कि एक आइडिया लू फेंग के दिमाग में ये भी आ रहा था कि उसने अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी यहाँ पे लाई है, तो क्यों ना वो अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी को जुआयो माउंटेन के बीच के अंदर घुसेड़ दे। मतलब कहीं जो जुआयो माउंटेन के जितने भी लोग थे वो एक्चुअल में लोग नहीं थे, वो भी बीस्ट ही थे, और अगर उसके अंदर लू फेंग का गोल्डन हॉर्न बीस्ट चला जाता है तो एक ट्रैवलिंग बीस्ट था, जिसकी वजह से वो लोग ऐसे समझ सकते थे कि वो उन्हीं में से एक है। सो उन लोगों को शक नहीं होता ज़्यादा, और ये एक रास्ता था लेकिन इसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा था, तो लू फेंग ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। फिलहाल जो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट रास्ता था ये यही था कि इन दोनों पार्टीज़ को फाइट करने दिया जाए, और जब सही समय हो तो दोनों के बीच में से दूर से ही जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा बेनिफिट्स ले लिए जाए। और जैसे ही भागने का वक्त आए तो लू फेंग के पास उसकी बोट ऑफ मेस्लियम तो थी, जिसकी मदद से वो जितना ज़्यादा फास्ट होके उतना ज़्यादा फास्ट एस्केप यहाँ से कर सकता था। इन सारी चीज़ों के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी वो दूर आसमान के अंदर लगभग 10,000 किलोमीटर दूर नाइन स्मोक मार्श के काफ़ी सारे लोगों को देखता है। ऐसे लग रहा था कि लगभग 10,000 जो लोग हैं वो एक साथ आ रहे हैं, और ये सारे के सारे जो लोग थे वो ट्रू गॉड्स थे, और ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस भी उनके अंदर से कुछ देखने के लिए मिल सकते थे। लू फेंग पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, क्योंकि उसने आज तक कभी ऐसा कोई शॉकिंग सीन नहीं देखा था। वही भी जब इस चीज़ को देखता है तो वो पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है ये तो एक बहुत बड़ा ग्रेट वॉर लग रहा है। लू फेंग सोचता है कि ये ग्रेट वॉर, वो ही कहता है कि ये ग्रेट वॉर ये शायद से जुआयो माउंटेन और नाइट स्मोक मार्श के बीच में ये फाइनल वॉर है, क्योंकि इस जैसा इतना ज़्यादा बड़े स्केल के अंदर इनके बीच में कभी भी कोई भी क्रॉस फायर नहीं हुई। वो ही कहता है कि इस बार काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। मैं भले ही नॉर्थन ट्रू ओशन से हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी भी ऐसा कोई वॉर नहीं देखा। सच्ची में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इस वॉर को देखने के लिए, और साथ ही साथ इनके बीच में से जो बेनिफिट्स हम लोगों को मिलने वाले हैं डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। टाइम के अंदर ये जो नाइन स्मोक मार्श के लोग होते हैं वो सारे लोग बैटल फील्ड के अंदर आ जाते हैं, और वही आगे की तरफ हम लोग को ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस लेवल के वॉरियर्स भी देखने के लिए मिल सकते थे। जब लू फेंग उन लोगों को देखता है तो वो सच्ची में उसकी आंखें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चमक रही थी। लू फेंग सोचता है कि ये सच्ची में कितने ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इस वक्त पूरे हेवन और अर्थ का जितना भी मतलब था आसपास का एटमॉस्फेयर वो पूरी तरीके से एकदम से चेंज हो चुका था। आसमान के अंदर पूरी तरीके से लालिमा और कालीमा छा गई थी, मतलब एक साइड से लाल था और दूसरी साइड से काला था। वो जो ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस थे उसके आसपास का जो ऑरा था वो तो अलग ही था। एकदम से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है चारों तरफ एक अलग सा डोमेन फैल जाता है। जब लू फेंग इस डोमेन को नोटिस करता है तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस का काम है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा टेरिफाइंग होते हैं कि वो अपने एक सिंगल थॉट के साथ अपना एक वाइट स्पेस फॉर्म कर सकता है। फाइनली इस वाइट स्पेस को देखने के बाद लू फेंग समझ चुका था कि ये कितने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं।
ये जो ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस होते हैं, इन लोगों के पास इतनी ज़्यादा पावर होती है कि ये अपना खुद का एक वाइड स्पेस बना लेते हैं, और वो जो वाइड स्पेस होता है उसके थ्रू आराम से ट्रू गॉड्स और ये जो मतलब लॉ मास्टर होते हैं उन लोगों को आराम से स्लटर कर सकते हैं, मतलब उन सब लोगों को आराम से मार सकते हैं। लेकिन जो ट्रू गॉड्स होते हैं उनके पास वो एबिलिटी नहीं होती कि वो किसी भी यूनिवर्स मास्टर को या फिर बाकी लोगों को मार सके। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है एबिलिटीज़ के बीच में, जो कि ओरिजिनल माइंड के द्वारा दी जाती है और जो खुद के द्वारा कॉम्प्रहेंड की जाती है। फिलहाल ओरिजिनल माइंड तो आप लोगों को पता ही होगा, जो कि बाहर के साइड है ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर, और वहाँ पे कोई भी पर्सन किसी भी दूसरे बंदे को इसी तरीके से स्लैटर नहीं कर सकता लार्ज स्केल के अंदर। अगर कोई सबसे ज़्यादा मतलब कोई यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर भी होगा और वो यूनिवर्स मास्टर को मारे जा रहा है, तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों के लिए उसको जो ओरिजिनल यूनिवर्स है वो सज़ा देती है, पनिशमेंट देती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये सारी जो एबिलिटीज़ है ये लोग खुद अपने आप से लेते हैं, ना कि इसे कोई प्रोवाइड करता है। वही तभी हम लोग को आसमान से एक आवाज़ देखने के लिए मिलती है, मोरॉन्स, जुआंग माउंटेन के मोरॉन्स, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे साथ वापस से भिड़ने की। दोनों साइड के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिल सकता था ये दोनों साइड से आर्मी आ चुकी थी, और दोनों साइड के जो वाइट स्पेस के वॉरियर्स थे उन्होंने अपना अपना वाइट स्पेस बना लिया था, और फिलहाल इनके जो वाइट स्पेस थे वो एक दूसरे से टकरा रहे थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कंट्रोल कर सके। वही ग्रास के अंदर लू फेंग और वो एक दूसरे से बात कर रहे होता है। जो वही होता है वो लू फेंग के कहता है कि जो नाइन्थ स्मोक है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस की वॉरियर है। साथ ही साथ मैंने सुना है कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इवन थॉट मेरे जो फादर है वो भी इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ किया करते थे। ये जो लेडी है इसे लिटरली कोई भी बंदा सेटिस्फाई नहीं कर पाता, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए जो बाकी के ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस है वो उसके साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन तभी लू फेंग कहता है लेकिन वो जो नाइन स्मोक मार्च है उसके अंदर तो ऑलरेडी 3 ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस देखने के लिए मिल रहा है। तभी वही कहते हैं कि वो जो बाकी के 2 ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस है एक्चुअली उनके पीछे उनके खुद के दुश्मन पड़े हुए हैं, और अभी उन लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं है, उनके पास भागने के लिए भी कोई रास्ता नहीं, इसलिए वो फिलहाल नाइन स्मोक की तरफ से फाइट कर रहे हैं। और रही बात उस लेडी नाइन स्मोक की, तो वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो उन बाकी के 2 नाइन मतलब जो ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस है उनको आराम से मार सकती है। जब लू फेंग ये सारी चीज़ें सुनता है तो वो सच्ची में काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो सोच रहा था कि सच्ची में ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस के अंदर भी इतना ज़्यादा मतलब उनके पावर्स के अंदर इतना ज़्यादा गैप हो सकता है, क्योंकि वो तीनों ट्रू गॉड होने के बाद भी जो नाइन स्मोक थी वो आराम से उन दोनों ट्रू गॉड्स को मार सकती थी। इसी के बाद जो लू फेंग होता है वो वही से पूछता है कि वही मैंने सुना है कि जितने भी मेजर ट्राइबल पावर्स है और जितने भी स्ट्रेंज बीस्ट पावर्स है उन सारे पावर्स को ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस हैंडल करता है, कि ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस से भी ज़्यादा पावरफुल कोई होता है। वैसे तो लू फेंग को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि एट द एंड उसका जो मेन मिशन था वो ये था कि वो एट द एंड चॉज लॉस को कंट्रोल करना सीख जाए। अगर एक बार लू फेंग चॉज लॉस को कंट्रोल कर लेता है तो उसके बाद वो अपने फाइनल लेवल तक पहुंच जाएगा डुआंगडोंग इनहेरिटेंस के हिसाब से। लेकिन जहाँ तक कि उसने इन ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस को देखा था, ये लोग कोई भी चॉज लॉस को मैनिपुलेट नहीं करते। इसका मतलब अभी इन लोगों के पास ऐसी कोई पावर नहीं कि ये चॉज लॉस को मैनिपुलेट कर सके। तभी जो वही कहता है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि ट्राइबल पावर या फिर स्ट्रेंज बीस्ट पावर चाहे कुछ भी हो जाए या फिर कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो जाए, इन सारे लोगों को ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस ही कंट्रोल करता है। और रही बात और ज़्यादा पावरफुल लोगों की, तो लू फेंग इन सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुन रहा था। तभी वही कहता है कि जो और ज़्यादा पावरफुल लोग हैं वो सुप्रीम लीडर्स है। ईस्ट आर्मी के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। वो कहता है कि जैसे कि तुम लोगों को पता होगा कि वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री है, और मिलिट्री के अंदर जो 4 मिलिट्रीज है, ईस्ट आर्मी, नॉर्थ आर्मी, साउथ आर्मी और वेस्ट आर्मी, इन चारों आर्मीज़ के जो 4 जनरल्स है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, वो सुप्रीम बींग्स है पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑफ जिन के, और वो ऑलरेडी सरपास कर चुके हैं ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस लेवल को, और इवन वो उससे भी ज़्यादा हायर लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं। लू फेंग पूछता है उससे भी ज़्यादा हायर लेवल, उस लेवल को क्या कहते हैं करके। वही कहता है मुझे नहीं पता, मेरे फादर ने मुझे उन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। लू फेंग थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन तभी वही कहता है कि तुम मेरी तरफ ऐसे इस क्यों देख रहे हो करके, तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। अगर तुम सच्ची में इससे ज़्यादा जानना चाहते हो तो तुम्हें मिलिट्री क्रेडिट्स को अर्न करना पड़ेगा। तुम मिलिट्री क्रेडिट्स को अर्न करके उन्हें ट्रेड करके उनके थ्रू भी मिलिट्री के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। जब लू फेंग इस चीज़ को सुनता है तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा प्लीज हो जाता है, क्योंकि अभी उसे इन्फॉर्मेशन के लिए और किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो मिलिट्री क्रेडिट्स को अर्न करता है तो डेफिनेटली वो उसको एक्सचेंज करके इन्फॉर्मेशन यहाँ के निकलवा सकता था।
वही जब लू फेंग और वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, वही दूसरे साइड जो नाइन स्मोक और जुआयू माउंटेन के लोग जो कि ऊपर कलेक्ट हुए थे इन दोनों के आर्मी से, इन लोगों के बीच में भी कुछ कम बहस नहीं चल रही थी। इन लोगों के जो लीडर्स थे वो आपस में झगड़ा कर रहे थे कि नाइन स्मोक तुम काफ़ी ज़्यादा रेकलेस हो करके तुम हमारे साथ कोई भी चीज़ शेयर नहीं करना चाहते। क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम अपने इन 4 ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस के थ्रू हम जुआयू माउंटेन वालों को डरा सकते हो या फिर हमारे राइवलरी बन सकते हो? तभी वो कहता है कि अच्छा तो तुम हमसे कुछ शेयर करना चाहते हो, तो ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू मेरे बॉडीगार्ड बन जा, मैं तेरे से हैप्पीली सब कुछ शेयर कर लूँगा करके। तभी जो जुआऊ माउंटेन वाले लोग होते हैं वो गुस्से में बोलते हैं कि तुम अपनी खुद की मौत को बुलावा दे रहे हो ये सारी चीज़ें कह के। और इसी के साथ वो सब लोग एक दूसरे के ऊपर भड़क जाते हैं और दोनों साइड के जितने भी लोग होते हैं वो एक साथ एक फाइनल वॉर के अंदर झड़प जाते हैं। लू फेंग और वही दोनों इन चीज़ें देख रहे थे, वो लोग देख रहे थे कि फाइनली ये जो वॉर है ये स्टार्ट हो चुका है। दोनों तरफ ही तो दोनों की तरफ की जो पार्टीज थी वो एक दूसरे के साथ फाइट करना स्टार्ट कर चुके थे। इन लोगों के अंदर हम लोगों को काफ़ी सारे ऐसे बैटल्स देखने के लिए मिल सकते थे जिसके अंदर जो लॉ मास्टर्स थे वो ट्रू गॉड्स के साथ फाइट कर रहे थे। अभी आप सोच रहे होंगे जो लॉ मास्टर होते हैं वो तो बस यूनिवर्स मास्टर होते हैं और वो ट्रू गॉड यानी कि सुप्रीम यूनिवर्स मास्टर के साथ कैसे फाइट कर रहे हैं। सो गाइज मैं आपको बता दूं कि 10,000 लॉ मास्टर्स मिलके आराम से अपने कंबाइन अटैक्स को यूज़ करते हुए ट्रू गॉड को हरा सकते हैं। इसी तरीके से ट्रू गॉड होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस के कंपैरिजन के अंदर, लेकिन 1,000 ट्रू गॉड्स मिलके आराम से ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस को भी हरा सकते हैं। वही इन लोगों के पास काफ़ी सारे मशीन टाइप के वैल्यूएबल्स भी होते हैं जैसे कि जियो जुआ, ये सारे मशीन टाइप वैल्यूएबल्स के नाम हैं। और ऐसे टाइप के जो मशीन्स होते हैं इनकी मदद से इन लोगों की जो कॉम्बैक्ट पावर होती है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। वही आसमान के अंदर जब इन लोगों के बैटल चल रहे थे तो ज़मीन के ऊपर बस खून बरस रहा था और काफ़ी सारे इन लोगों के वेपन्स और आर्मर नीचे गिरे जा रहे थे, गिने जा रहे थे। सारे गिरते हुए वेपन्स और आर्मर को देखते हुए जो वही था वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि अगर इतने सारे वेपन्स और आर्मर उसको मिल गए तो काफ़ी सारे उसको मिलिट्री क्रेडिट्स मिल जाएंगे और उसका मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। वही वो लू फेंग की तरफ देख रहा था और वो मिल्की वे को कहता है कि मिल्की वे जल्दी करो वो सारे वेपन्स और आर्मर, इससे पहले कि उन्हें कोई और उठा ले हम लोगों को उन्हें उठा लेना चाहिए। तभी लू फेंग उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि वो सारे जो वेपन्स और आर्मर है वो इतने ज़्यादा प्रीशियस नहीं है करके, हमें कुछ टाइम और वेट करना चाहिए, हमें उन सारी चीज़ों को निगलेक्ट करना चाहिए। लू फेंग कहता है कि हो सकता है कि हमें डायरेक्टली किसी ट्रू गॉड की बॉडी मिल जाए जिसके थ्रू हमें डायरेक्टली 10,000 मिलिट्रिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे और इसके बाद डायरेक्टली हमारा टास्क फिनिश हो जाएगा और हम सर्वाइव भी कर लेंगे। लेकिन इस तरीके से अगर हम जो यूनिवर्स मास्टर या फिर लॉ मास्टर है उनके अगर ये सारे वेपन्स वगैरह उठाते रहे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा और हमारी जान भी खतरे में आ सकती है। वही जो वही होता है वो इतनी सारी जब वेपन्स को गिरते हुए देखता है उन यूनिवर्स मास्टर्स के तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और थोड़े टाइम के अंदर वो लू फेंग के ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि मिल्की वे तुम समझते क्या हो अपने आप को, तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। रही बात उन ट्रू गॉड्स की मतलब उन सुप्रीम यूनिवर्स मास्टर्स की, तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर वो आपस में फाइट भी कर रहे हैं और वो मरते भी है तो उनके मरने के बाद उनके जितने भी वैल्यूएबल्स होते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए किसी बंदे को रखा जाता है जो कि उन सारे वैल्यूएबल्स को कलेक्ट करता है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन लोगों से फाइट करके उन सारे वैल्यूएबल्स को ले सकते हो? तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम हो कितने स्ट्रांग जो कि तुम ट्रू गॉड जैसे पावरफुल लोगों के फाइट के अंदर पड़ सकते हो? तुम सच्ची में इन सारी चीज़ों के अंदर जाके अपनी ही कब्र खोद रहे हो। जो वही होता है वो लू फेंग को डायरेक्टली फूल कह देता है, वही कहता है कि तुम एक नंबर के पागल हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। जो वही था वो स्टार्टिंग से लू फेंग को इसी तरह से फॉलो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे लगता था कि जो लू फेंग है वो उससे ज़्यादा पावरफुल है और अगर कोई रिस्क आया तो डेफिनेटली वो लू फेंग को आगे कर देगा। सो इसके तरह से उसकी जो मरने की चांसेस है वो कम हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे करके जो लू फेंग के आइडियाज़ है वो कुछ ज़्यादा ही क्रेजी होते जा रहे थे। लू फेंग इस पर ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर्स के ऊपर अपनी नज़र रख रहा था, मतलब यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स के ऊपर, बल्कि इन लोगों की औकात नहीं थी, ये यूनिवर्स मास्टर्स ही थे। सो इसलिए जो वो ही था उसकी फटके हज़ार हो चुकी थी। वो लू फेंग को पागल कहते हुए और संकी कहते हुए यहाँ से चला जाता है। वही जब लू फेंग वही को जाते हुए देखता है तो वो बस उसको जाते हुए देख यही कहता है कि तुमने कभी भी मेरे ऊपर पूरी दिल से भरोसा किया ही नहीं था। शायद से अगर तुम मेरे से पे दिल से भरोसा करते तो डेफिनेटली तुम्हें काफ़ी कुछ गेन होता, लेकिन तुम्हारी किस्मत, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। इसी के बाद जो लू फेंग होता है वो वापस से अपने टारगेट्स के ऊपर फोकस करने लग जाता है। वही दूसरी तरफ जो वही होता है वो अकेले अपने बैटलफील्ड के अंदर चला जाता है और एक सही मौका ढूंढने लग जाता है किसी लॉ मास्टर के कॉप को
अपने साथ लेके भागने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दूसरी साइड कैप्टन की टीम दिखाई जाती है। इस कैप्टन की टीम के अंदर का जो कैप्टन होता है वो ऑलरेडी ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर के कॉप्स को सीज कर चुका होता है, और जैसे ही उसने इस ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर के कॉप्स को सील किया था, वैसे ही उसकी टीम के जितने भी लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि कैप्टन ऑलरेडी अपना मिशन कंप्लीट कर चुका था। इन लोगों को 10,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स चाहिए थे, और एक ट्रू गॉड के कॉप्स की वैल्यू, मतलब उसकी डेड बॉडी की वैल्यू 10,000 के अराउंड ही थी। सो इस तरीके से जो कैप्टन था उसका मिशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इस वक्त कैप्टन की टीम के अंदर और 17 मेंबर्स थे, और उन लोगों को और 17 ट्रू गॉड की ज़रूरत थी, मतलब ट्रू गॉड के बॉडीज़ की ज़रूरत थी। सो इस वक्त कैप्टन काफ़ी ज़्यादा टेंशन के अंदर था, लेकिन उसके जो लोग होता है वो कैप्टन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि कैप्टन आप महान हो, कैप्टन आपने ये कर दिखाया, कैप्टन आपने वो कर दिया, आपने तो इतने आसानी से ये कर लिया वो कर लिया। और जब वो कैप्टन को कुछ ज़्यादा ही चने के झाड़ के ऊपर चढ़ाने लग जाते हैं, तो कुछ टाइम के बाद जो कैप्टन होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, और वो अपने लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि देखो, उस टाइम काफ़ी अच्छा खासा मौका था और मैंने मौके के ऊपर जाके चौका मार दिया, बस इतनी सी बात है। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे कितने ज़्यादा डेंजर्स थे, मेरे को इवन अगर थोड़ा सा भी या फिर 1 सेकंड का भी अगर देरी इधर उधर हो जाती तो मैं काफ़ी सारे ट्रू गॉड से घिर सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से भागते हुए एक ट्रू गॉड ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से हल्का फुल्का मेरे ऊपर डैमेज भी आया। अगर मैं उस वक्त अपनी पावरफुल स्किल्स का इस्तेमाल नहीं करता और वहाँ से समय से नहीं निकलता तो मैं काफ़ी सारे ट्रू गॉड से घिर जाता, और मेरी वाकई में मरने की चांसेस 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती, और फिर भूल जाओ तुम्हारा कैप्टन आज यहाँ पे जिंदा भी खड़ा होता। ये सारी बातें सुनने के बाद उसके टीम के जितने भी लोग होते हैं वो सब शांत हो जाते हैं। कैप्टन कहता है कि देखो, मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है और मैं तुम सभी लोगों की मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वरना मैं यहाँ से कब का जा चुका होता। सो तुम सब लोग मेरे ऊपर विश्वास रखो और मेरे ऑर्डर्स का वेट करो, जब मैं तुम्हें ऑर्डर्स दूंगा और जब सही मौका होगा तब हम सब लोग मिलके एक साथ अटैक कर देंगे, और जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी कॉप्स लेके वहाँ से वापस से भाग जाएंगे। लेकिन मेरे कमांड से पहले कोई भी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसी को भी हमारी लोकेशन का पता चलता है तो डेफिनेटली हम एक बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर फंस सकते हैं। मैं तुम लोगों को वापस से कह रहा हूँ, तुम सब लोग काफ़ी ज़्यादा वीक हो, अगर यहाँ पे किसी भी के भी बकचोदी के कारण या फिर किसी भी वाहियात मूव के कारण अगर हमारी लोकेशन या फिर कोई चीज़ एक्सपोज होती है तो याद रखना मैं यहाँ से चले जाऊँगा और तुम सभी लोग यहाँ पे मारे जाओगे। एक के बाद एक जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग कैप्टन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि कैप्टन आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसा कोई भी रैकलेस मूव नहीं लेंगे। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को लू फेंग देखने के लिए मिलता है। लू फेंग ने कुछ टाइम पहले ही पूरे आसमान को जज करते हुए अपने दिमाग के अंदर 3 फील्ड्स को मार्क कर लिया था। एक लॉ फील्ड्स थी, मतलब एक वो फील्ड जहाँ पे सारे के सारे यूनिवर्स मास्टर फाइट कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा भसड़ गाइस इसी फील्ड के अंदर बची थी। मतलब सबसे ज़्यादा लोग भी इधर ही मर रहे थे, और सबसे ज़्यादा मतलब जो होता है ना मच्छी मार्केट वाला सीन, वो भी इधर ही था। और दूसरा जो फील्ड था वो कवर करके रखा था ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर्स ने, मतलब यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स ने, और उनके मतलब भीड़ के अंदर हम लोगों को एक काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लेवल की फाइट देखने के लिए मिल सकती थी। लेकिन स्टिल यहाँ का जो डेथ रेशियो था वो काफ़ी ज़्यादा कम था। लू फेंग इन लोगों को देख के वो बता सकता था कि इनमें से कोई भी ज़्यादातर अपनी फुल पोटेंशियल के साथ नहीं फाइट कर रहा, मतलब लाइफ एंड डेथ बैटल नहीं फाइट कर रहा। यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम क्वांटिटी के अंदर मर रहा है। और वही तीसरी तरफ हम लोगों को ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस की फील्ड देखने के लिए मिल सकती थी, जो कि बस गिनती के 4-5 ही थे, तो वो लोग आपस में छोटी मोटी फाइट कर रहे थे। लू फेंग कुछ टाइम सोचने के बाद डिसाइड कर लेता है कि वो ट्रू गॉड के फील्ड्स के अंदर जाएगा, मतलब जहाँ पे यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर फाइट कर रहे हैं वो उनके एरिया के अंदर जाएगा, और वहाँ पे जैसे ही कोई यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बनेगा वैसे ही वो उसके कॉप्स को सीज कर लेगा। और कुछ ही टाइम के अंदर गाइस हम लोग को ये भी देखने के लिए मिलता है लू फेंग आराम से एक कॉप को सीज कर लेता है, और लू फेंग का भी मिशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन लू फेंग को काफ़ी कुछ चाहिए था, उसे काफ़ी सारे मिलिट्रिकल पॉइंट्स चाहिए थे। इसके लिए लू फेंग अभी भी यहाँ पे वेट कर रहा था और अपना दिमाग लगा रहा था कि किस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को ले सकता है, और किस तरीके से ज़्यादा वो ट्रू गॉड मतलब यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर की बॉडीज़ को सीज कर सकता है। सो लू फेंग थोड़ा सा दिमाग लगाता है, वो देखता है, तभी वहाँ पे एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर होता है जो कि 9 स्मोक मास्टर होता है।
वो जियोंगजिंग माउंटेन के एक बीस्ट को मार देता है। वो भाग के आता है और उसके सर के अंदर भाला घुसेड़ देता है, जिसके कारण ये जो जियोंगजिंग माउंटेन का बीस्ट था वो नीचे गिर जाता है और मर जाता है। वही उस बीस्ट के जो बाकी के 3 साथी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से के अंदर नाइन स्मोक मार्श के उस बंदे की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं कि तुम बस कमज़ोरों को मार सकते हो। उस बेचारे के पास कोई भी सुप्रीम ट्रू ट्रेजर भी नहीं था, मतलब कोई आर्मर नहीं था, जिसके कारण तुमने उसके ऊपर पीछे से अटैक करके अचानक से उसे मार दिया। और वही वो जो नाइन स्मोक मार्श वाला था वो अपनी छाती चौड़ी करके खड़ा था और जैसे उसने उस एक बीस्ट को मार दिया था, उसको मारने के बाद वो वापस से भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे डेफिनेटली पता था कि अगर गलती से भी इन 3 बीस्ट ने उसको घेर लिया तो उसको यहाँ से ज़िंदा बचना मुश्किल हो जाएगा। और इस वक्त वो बस शांति से छुप छुप के अटैक कर रहा था और जब मौका मिलता था किसी न किसी के ऊपर अटैक करके वापस से छुप जाता था। दूसरी तरफ लू फेंग इन सब लोगों की फाइट देखते हुए अपना अंदाजा लगा रहा था। वही लू फेंग को एक ट्रू गॉड की कॉप्स देखने के लिए मिलती है। एक तो वो बीस्ट ही था जिसकी कॉप्स बीच में पड़ी थी, और वहीं पे एक दूसरा ट्रू गॉड की भी कॉप्स हम लोगों को देखने के लिए मिलती, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ी हुई थी। जब लू फेंग उस डिस्टेंस को मेजर करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था, और इतने डिस्टेंस के अंदर लगभग उसके रास्ते के अंदर 8 से 9 ट्रू गॉड्स आ रहे थे। लू फेंग इन सारे ट्रू गॉड्स के तरफ देखता है और सब लोगों का तरफ देखते हुए अपने दिमाग के अंदर अपना एक तगड़ा कैलकुलेशन लगाता है। वैसे तो रास्ते में काफ़ी सारे ट्रू गॉड्स थे, लेकिन जितने ट्रू गॉड्स उस तक पहुंच पाते उनकी गिनती बस 8 से 9 ट्रू गॉड्स थे, जो कि सबसे ज़्यादा करीब थे और वो बस लू फेंग तक पहुंच सकते थे। और जब लू फेंग इन सब लोगों की गिनती लगा लेता है उसके बाद वो सोचता है कि ये जो ट्रू गॉड्स है अगर ये 7, 8, 9 के नंबर के अंदर होंगे, इवन 10 भी होंगे, फिर भी कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो गए तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। मतलब गाइस आप समझ सकते हो कि लू फेंग की पावर इस वक्त किस लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है। वो एक यूनिवर्स मास्टर होने के बाद भी 10-10 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स को एक साथ संभाल सकता है। इसी के साथ जो लू फेंग होता है वो फाइनली अपने दिमाग के अंदर काफ़ी सारी कैलकुलेशंस लगाता है और ये जो ट्रू गॉड वाली फील्ड होती है इसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। और लू फेंग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसे एक काफ़ी ज़्यादा भयानक और शटरिंग ट्रू गॉड लेवल का बैटल देखने के लिए मिल सकता था। और गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे लू फेंग अपनी शिवू विंग्स के डोमेन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, क्योंकि डेफिनेटली अगर वो अपने डोमेन का इस्तेमाल करता तो भले ही वो अपने डोमेन की मदद से थोड़ी बहुत मदद ले सकता था, लेकिन उसके डोमेन के इस्तेमाल करने से यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को उसकी लोकेशन पता चल जाती, और इसके साथ साथ वो अपने डोमेन का पूरा इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ऑलरेडी उनसे भी ऊपर ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस लेवल के वॉरियर्स फाइट कर रहे थे और उन्होंने आसपास की पूरी एरियाज़ को अपने वाइड स्पेस के अंदर कवर करके रखा था। तो इनके वाइड स्पेस के अंदर लू फेंग के जो गोल्डन डोमेन है उसकी कोई भी औकात नहीं थी। तो इसलिए जो लू फेंग था इस वक्त अपनी बस ब्लेड्स का इस्तेमाल कर रहा था, अपनी आंखों का इस्तेमाल कर रहा था और अपनी गोल्डी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा था, और अपने सेंसेस को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से स्पाइडरमैन की तरह एक्टिवेट करके रख रहा था और चारों तरफ अपनी नजरें बनाए रख रहा था और आगे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहा था। लू फेंग इस भसड़ के अंदर घुसा था, इस भसड़ के अंदर भी लगभग 10,000 से ज़्यादा ट्रू गॉड्स आपस में फाइट कर रहे थे, और इनकी जो फाइट की रिपल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा भयानक थी। लू फेंग उन सारे रिपल से बचते हुए काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। हम लोग को देखने के लिए मिलता है जब लू फेंग उन 10,000 ट्रू गॉड्स के बीच में से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उस डेड बॉडी की तरफ बढ़ रहा था, जो कि अभी अभी कुछ टाइम पहले ही मर रही थी उस बीस्ट की। तो जब वो उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो कैप्टन और उसके जो लोग होते हैं वो इन सारे आसपास के सिनेरियोस को नोटिस कर रहे होते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा अपने कैप्टन से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। वो लोग देख सकते थे कि उनका कैप्टन बस काफ़ी टाइम से वेट कर रहा है और वो कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन उनका कैप्टन काफ़ी ज़्यादा होशियार था। वो जानता था कि ऐसे फाइट्स के अंदर अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो वो लोग काफ़ी सारे ट्रू गॉड्स मतलब काफ़ी सारे यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर से घिर सकते हैं, इसलिए डेफिनेटली वो कोई भी कदम नहीं उठा रहा था, वो बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा था। अचानक से उन लोगों को देखने के लिए मिलता है एक ह्यूमन बॉडी जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उस डेड बॉडी की तरफ आगे आ बढ़ रही थी। जब वो लोग उस ह्यूमन बॉडी को देखते हैं तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वही हम लोग को 3 ट्रू गॉड्स भी देखने के लिए मिलता है नाइन स्मोक मार्श के, जब वो उस बीस्ट की बॉडी की तरफ थे और जब वो एकदम से लू फेंग की तरफ से कुछ फील करते हैं, मतलब कुछ गोल्डी पावर्स को अपनी तरफ आता हुआ फील करते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि एक बॉडी जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उन लोगों की तरफ आ रही है। वो समझ चुके थे कि ये ज़रूर उन मिलिट्री से होंगे। मिलिट्री वालों को हर बार कोई ना कोई मिशन सौंपा जाता था जिसके अंदर उनको मिलिट्री पॉइंट्स कलेक्ट करने होते थे इन सब लोगों की बॉडीज़ को एक्सचेंज करके। तो मे बी ये जो बंदा है ये इन सारी बॉडीज़ को चोरी करके स्टील करके अपने मिशन को कंप्लीट करना चाहता है, लेकिन नाइन स्मोक मार्श वाले ऐसे कैसे अपने बंदों की किसी बॉडी को चोरी करने देने जा सकते थे कि उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी बेइज्जती हो सकती थी। जैसे कहीं सच्ची बोलूँ तो ये जो नाइन स्मोक मार्श और लिवाओ माउंटेन के बीच की जो फाइट है, ये लोग ये भी ऐसी ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए लड़ रहे हैं। सच्ची में बोला जाए तो इन लोगों के बीच में राइवलरी तो है,
लेकिन इनका जो सबसे बड़ा फैक्टर है आपस में फ़ाइट करने का वो बस इतना ही है कि ये लोग आपस में एक दूसरे से फ़ाइट करके अपने वॉरियर्स को ट्रेन करते रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग मरते हैं इस फाइट के अंदर वो होते हैं लॉ मास्टर, मतलब यूनिवर्स मास्टर, जिनके अंदर दिमाग नाम की बुद्धि नहीं होती। वो बस आपस में एक दूसरे के साथ पागल कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हैं। और जो होशियार होता है वो जिंदा रहता है, मतलब जो पावरफुल होते हैं वो लास्ट तक बच जाते हैं। रही बात ट्रू गॉड्स की, तो ट्रू गॉड जल्दी से मरते नहीं है इन फाइट्स के अंदर, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर ट्रू गॉड्स होता है वो डेफिनेटली ख़त्म हो जाते हैं। जिसके बाद एक रिफाइनरी ट्रू गॉड मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और रही बात ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस की, तो वो तो बस इस बैटल के अंदर अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए आया है। उनमें से कोई भी नहीं मरता कभी भी। वही वो जो तीन ट्रू गॉड्स होते हैं वो लू फेंग की तरफ देखते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं, और वो कहता है इस इंसान, ये जो कोई भी है, इसे हमें दिखाना ही पड़ेगा कि हम कितने ज़्यादा पावरफुल। कि इसे सच्ची में ऐसा लगता है कि इस तरीके से बीच में आके हम में से किसी पावरफुल वॉरियर की बॉडी को लेके जाएंगे। और ये जो ट्रू मास्टर्स थे, मतलब ये जो यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स थे, इन लोगों ने ऑलरेडी लू फेंग को भाप लिया था कि ये बस एक लॉ मास्टर है। और उन लोगों को इस चीज़ से और भी ज़्यादा चिढ़ मच रही थी कि एक लॉ मास्टर होने के बावजूद, मतलब इतना ज़्यादा कमज़ोर होने के बावजूद इसके अंदर इतने गट्स आ कहाँ से रहे हैं। मतलब ये उन लोगों के लिए और ज़्यादा बेइज्जती की बात हो गई थी कि एक लॉ मास्टर, एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर की बॉडीज़ को चोरी कर रहा है। इसलिए वो तीनों की तीनों काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लू फेंग की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। वही जब लू फेंग इन तीनों को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखता है तो लू फेंग को ज़्यादा टेंशन नहीं होता। लू फेंग सोचता है अच्छा ये तो तीन ही है, ये तीन ही है तो मैं इनको आराम से संभाल लूँगा, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। वही लू फेंग और भी ज़्यादा तेज़ी से अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहा था, मतलब उस डेड बॉडी की तरफ आगे, उस बीस्ट की डेड बॉडी की तरफ आगे। वही हम लोगों को कैप्टन वाला सीन दिखाया जाता है। वो कैप्टन और बाकी के उसके 17-18 वॉरियर्स वो सारे इस सीन को देख रहे होते हैं। वो लोग देखते हैं कि एक उल्लू का पट्टा, एक लॉ मास्टर, मतलब एक यूनिवर्स मास्टर बीच में किसी बॉडी को सीज करने के लिए जा रहा है, और एकदम से वो तीन ट्रू गॉड्स के द्वारा घिर चुका, और तीन ट्रू गॉड ने उसके ऊपर अटैक करना भी स्टार्ट कर दिया है। जब उनके कैप्टन इस चीज़ को देखते हैं तो वो अपने लोगों की तरफ देखते हुए कहता है देखो इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था, वो देखो वो एक और कोई उल्लू का पट्टा लॉ मास्टर है जो कि ट्रू गॉड लेवल की फील्ड के अंदर घुस गया है। और वो अपने आप को पता नहीं कहाँ का हीरो समझता है। उसे लगता है कि वो इसी तरीके से ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर की जो कॉप्स है या फिर जो डेड बॉडी है उसे चोरी कर लेगा। जो कैप्टन के जितने भी लोग थे वो लोग भी उस बंदे का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, मतलब वो लू फेंग का मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि ये आखिर में अपने आप को समझता क्या है। कैसे सच्ची में लगता है कि हमारे कैप्टन के तरफ बीच में जाके किसी की भी डेड बॉडी को इस तरीके से चुरा के लेके आ सकता है। वही कैप्टन बोलता है कि ज़रूर वो भूलाओ या फिर वो कूला होगा। गाइस ये वही दो बाकी के लोग हैं जिन्होंने दो ग्रुप्स और फॉर्म हुए थे। जैसे कि स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा था 39 वॉरियर्स थे, जिसके कुल मिला के 3 ग्रुप फॉर्म हुए थे, जिसके अंदर एक कैप्टन का ग्रुप था, एक कुलाव का ग्रुप था, और एक लास्ट एक और बंदे का ग्रुप था। तो कैप्टन कहता है ये तो ज़रूर एक तो कुलाव होगा या फिर वूलाव होगा, इन्हीं दोनों में से कोई और होगा, इन दोनों के अलावा और कौन हो सकता है करके। तभी अचानक से वो जो फिगर होता है वो धीरे धीरे करके बड़ा होने लग जाता है। मतलब लू फेंग अपनी बॉडी को एकदम से 10,000 किलोमीटर लंबा चौड़ा कर लेता है, और जैसे ही उसकी बॉडी बड़ी होती है और कैप्टन के लोग देख तो पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे, क्योंकि ये और कोई नहीं, ये वो वही न्यू कमर लू फेंग था। जब कैप्टन लू फेंग को देखता है तो और ज़्यादा शॉक हो जाता है। और वो जितने भी 19 लोग थे, मतलब 17-18 लोग थे कैप्टन के जो भाड़े के टट्टू थे, वो लोग और देख के शॉक थे। वो लोग सोच रहे थे ये बंदा अपने आप को लिटरली समझता क्या है, ये कल को ही आया हुआ है और ये अभी हमारे कैप्टन की तरह इस तरीके से बीच में से ट्रू गॉड लेवल की बॉडी को सीज करना चाहता है। ये लिटरली ये कल का आया हुआ लौंडा ये इस तरीके से बैटल फील्ड के अंदर कूद गया है, इसका मरना तो तय है, ये तो एक मरी हुई मुर्गी के समान है। कैप्टन भी उस लॉ मास्टर की तरफ, मतलब लू फेंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि देखो अभी ये बंदा किस तरीके से मरेगा, मैं तुम लोग को इतने टाइम से यही पागलों की तरह नहीं बोल रहा। ये क्या अगर इसकी जगह पे वो बाकी के दो लोग आए होते, मतलब वो बाकी के दो कैप्टन जो कि बाकी के दो टीम्स को लीड कर रहे हैं, अगर वो लोग भी आए होते तो वो लोग भी मारे जाते, और ये तो कल का आया हुआ लौंडा, इसका मरना तो तय ही है करके। और ये इस वक्त 3 ट्रू गॉड्स के द्वारा घिर चुका है, और इसकी किस्मत अच्छी है कि ये बस 3 लोगों से घिरा है। अगर यहाँ पे और ट्रू गॉड्स आए तो ये 7, 8 या फिर 10 ट्रू गॉड से भी घिर सकता है। और इन सारी चीज़ों को सोचते हुए वो बाकी के जितने भी वॉरियर्स होते हैं उन लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि वो जानते थे कि एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। और 3-3 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर जब एक यूनिवर्स मास्टर के ऊपर अटैक करते हैं तो डेफिनेटली उसका जिंदा बचने का कोई भी रास्ता ही नहीं बच जाता।
वही लू फेंग हम लोग को आते हुए देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ रहा था। एकदम से लू फेंग अपने ब्लड ग्रोथ ब्लेड को बाहर निकाल लेता है और अपनी टेक्निक्स को परफॉर्म करने लग जाता है। उसका जो ब्लड ग्रोथ ब्लेड था वो पाइथन की तरह चाल चल रहा था, और साथ ही साथ उसकी जो बॉडी थी वो भी उसी डायरेक्शन के अंदर अपनी बॉडी को मोल्ड कर रही थी। मतलब जिस तरीके से उसका ब्लेड चल रहा था उसी तरीके से उसकी बॉडी भी वेव कर रही थी। अचानक से वो जो 3 ट्रू गॉड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच जाते हैं लू फेंग को, और लू फेंग अपनी क्लोज कॉम्बैट स्किल का इस्तेमाल करता है और फाइनली अपनी कुछ क्लोज कॉम्बैट स्किल का यूज़ करते हुए वो उन 3 लोगों से सरपास होते हुए आगे निकल जाता है। मतलब इन तीनों की आपस में भिड़प तो होती है, लेकिन ये कुछ ही सेकंड्स के लिए होती है, और इतने कम सेकंड्स के अंदर लू फेंग इन सब लोगों के अटैक से बच के आराम से उन लोगों से आगे निकल जाता है, और वो उस ट्रू गॉड लेवल की वो जो बॉडी थी, डेड बॉडी, उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने लग जाता है, और एकदम से वो घास के मैदान के अंदर गायब हो जाता है। जब इस चीज़ को करते हुए वो जो 3 ट्रू गॉड लू फेंग को देखते वो पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था एक ट्रू गॉड, मतलब एक यूनिवर्स मास्टर सच्ची में इतना तो पावरफुल हो सकता है कि वो 3 ट्रू गॉड से बच गया क्लोज कॉम्पैक्ट के अंदर, वो भी ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। वो पूरी तरीके से शॉक थे। वही दूसरी तरफ जो कैप्टन था उसका भी मुंह खुला का खुला ही रह गया था, और कैप्टन के जो लोग थे वो तो और भी बड़े शॉक में चले गए थे। उन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि इवन टॉन जिस तरीके से लू फेंग ने अपनी स्किल्स को किया था इस तरीके से तो इवन कैप्टन भी नहीं कर सकता था। आखिर ये लू फेंग ये है कौन, और ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है, इसकी क्लोज कॉम्बैट स्किल इतनी ज़्यादा अच्छी कैसे हो सकती है। वही कैप्टन जब लू फेंग के बारे में सोचते हुए पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, उसे लू फेंग की कुछ बातें याद आती है। जब लू फेंग और वुई से वो स्टार्टिंग में मिले थे तो वुई ने बताया था कि वो किसी नॉर्थर्न ओशन मास्टर का बेटा है, और उसकी बॉडी जो है वो 10,000 किलोमीटर 1 लाख किलोमीटर लंबी चौड़ी है, और उसने कुछ और अपनी अच्छाइयों के बारे में बताया था। वही लू फेंग ने उसको बताया था कि जो लू फेंग है वो वुई से ज़्यादा पावरफुल है, और साथ ही साथ जो लू फेंग है वो क्लोज कॉम्बैट के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंट है। इस चीज़ से वो समझ चुका था कि लू फेंग सच्ची में क्लोज कॉम्बैट के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंट है। और कैप्टन इस वक्त सोच रहा होता है कि अगर सच्ची में लू फेंग और उसकी अगर फाइट होती है तो इस फाइट के अंदर हो सकता था कि जो लू फेंग है वो कैप्टन को काफ़ी अच्छी तरीके से धूल चटा सकता था। लेकिन इस वक्त कैप्टन के पास काफ़ी साइड ट्रेजर्स अवेलेबल थे, इवन उसके पास मशीन टाइप के वैल्यूएबल्स भी अवेलेबल थे, और मशीन टाइप वैल्यूएबल्स के कारण जो गोल्डी पावर्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, और इसी के कारण के वो कैप्टन था उसके ऊपर अपने ऊपर उसको भरोसा था कि वो अपने वैल्यूएबल्स के साथ लू फेंग को आराम से सप्रेस कर सकता है। दोनों साइड जितने भी ट्रू गॉड्स थे जो कि आपस में फाइट कर रहे थे वो लोग आपस में डिस्कस करने लग जाते हैं कि ये जो न्यू रिक्रूट आया है जो भी ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और इसे अगर सही टाइम दिया जाए तो ये आराम से मिलिट्री क्रेडिट्स कंप्लीट कर सकता है, और इसके साथ साथ ये जो बंदा है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। इवन टॉडी फ्यूचर के अंदर ट्रू गॉड भी बन सकता है, और ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस भी बन सकता है। वही हम लोग को ऊपर के साइड जो ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस लेवल के जो लोग आपस में फाइट कर रहे थे वो लोग भी एक सेकंड के लिए रुक चुके थे जब वो लू फेंग की स्किल्स को देखते हैं। भले ही गाइस जो ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस थे एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, ये इतना ज़्यादा सीरियसली फाइट नहीं कर रहे थे, और इनकी जो नज़र थी वो पूरी की पूरी बैटल फील्ड के ऊपर थी। और जब उन लोगों को लू फेंग के बारे में पता चलता है और जो वो लू फेंग को देखते इस तरीके से उसकी ब्लेड टेक्निक को यूज़ करते हो तो वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुके थे। इवन थॉट वो लू फेंग से ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन गाइस एट द एंड वो ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस थे, जिसके कारण वो लू फेंग से ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते थे, लू फेंग से ज़्यादा गोल्डी पावर रखते थे, लू फेंग से ज़्यादा कॉम्पैक्ट एक्सपीरियंस रखते थे, इसलिए वो पावरफुल थे। लेकिन जो लू फेंग था वो बस एक लॉ मास्टर था, और एक लॉ मास्टर इतना ज़्यादा पावरफुल कि वो 3 ट्रू गॉड्स के बीच में से इस तरीके से इतना ज़्यादा आराम से डॉच करके निकल जाए। लिटरली इस तरीके की जो कॉम्पैक्ट पावर स्किल्स है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर देखने के लिए मिलती है। जो नाइन स्मोक और क्यूआन थे वो एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। ये दोनों वही 2 लीडर्स थे जो कि अपोजिट ग्रुप से थे। गाइस देख रहे हो ये दोनों अभी एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, कुछ टाइम पहले ये लोग फाइट कर रहे थे। जो क्यूआन होता है वो नाइन स्मोक से देखता है कि वो तुम्हारे 3 लोग वो तीनों मिलके भी उस बंदे को नहीं रोक पाए, आखिर वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। वही जो क्यूआन होता है वो कहता है, मतलब नाइन स्मोक होता है वो कहता है कि लिटरली ये जो बंदा है ये इंडीड काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, और ये क्लोज कॉम्बैट के अंदर सच्ची में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये जो बंदा है ये बस मिलिट्री से हो सकता है करके। इसी के साथ वो लोग अंदाज़ा लगाते लेते कि वो जो लू फेंग है वो ज़रूर कोई न्यू कमर होगा और काफ़ी ज़्यादा जीनियस होगा, और वो मिलिट्री से डेफिनेटली बिलोंग कर रहा होगा, और वो इस वक्त अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए आया होगा। और डेफिनेटली अभी तक तो उसने कोई ना कोई बॉडी सीज कर भी ली होगी, और वो अपना मिशन कंप्लीट कर भी चुका होगा। तभी जो क्यूआन होता है वो कहता है कि ये जो बंदा है ये अगर ट्रू गॉड बन गया तो मे भी हो सकता है कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रू गॉड बने, और ट्रू गॉड बनने के बाद भी अगर ये ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस बनता है तो मे बी ये भी हो सकता है कि इसे जिन नाम से नवासित कर दिया जाए। ये जो वर्ल्ड ऑफ जिन था इसके अंदर ये जो जिन नाम था ये कुछ ही स्पेशल लोगों के नामों के पीछे लगता था।
मतलब आप ऐसे समझ सकते हो जो सबसे ज़्यादा बेस्ट पर्सन होता है उसी के नाम के पीछे जिन लगता है। एक तरीके से ये जो ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस है, ये लोग हमेशा इसलिए ही मेहनत करते रहते हैं ताकि ये वो जो 4 जनरल्स हैं उनके लेवल तक पहुंच सके, क्योंकि एक बार अगर वो उन 4 जनरल्स के लेवल तक पहुंच गए तो उनके नाम के पीछे जिन नाम का टाइटल लग जाता है, जो कि एक सुप्रीम टाइटल माना जाता है वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर। वही जो लू फेंग था उसको ऑलरेडी अपनी सेकंड बॉडी भी मिल चुकी थी। इस वक्त लू फेंग 2000 पॉइंट मतलब 20,000 पॉइंट ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर चुका था, क्योंकि एक ट्रू गॉड की बॉडी के लिए लगभग 10,000 पॉइंट्स मिलते थे, और अभी वो 2 सीज कर चुका था तो उसके पास 20,000 पॉइंट्स थे। लेकिन लू फेंग को कोई भी जल्दी नहीं थी यहाँ पे जाने की। इवेंट ऑडी जो मिशन था ये खत्म होने के लिए और 1000 एरक्स का टाइम बचा हुआ था, और इतने टाइम के अंदर आराम से काफ़ी सारी और अपॉर्चुनिटीज लू फेंग के सामने आ सकती थी। बस कुछ ही टाइम बीता था। बस कुछ ही टाइम के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ये जो ऊपर के लोग होते हैं, मतलब ये ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस वाले लोग होते हैं, ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं दोनों पार्टीज़ के कि ये लोग अपने अपने टीम के अंदर से एक एक बंदे को भेजेंगे, एक एक ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर को भेजेंगे। ये जो ट्रू गॉड लेवल का वॉरियर होगा ये जो मरे हुए अपने अपने टीम के बंदे होंगे उनके कॉप्स को सीज कर लेगा। मतलब अगर नाइन स्मोक की तरफ से कोई बंदा मरता है तो उनके टीम में से एक बंदा होगा जो कि उन सारी बॉडीज़ को सीज करता रहेगा, और जब वो उन सारी बॉडीज़ को सीज करेगा तो जो अपोजिट टीम के लोग होंगे वो उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। इसी तरीके से ये लोग 2 लोगों को चूज़ करते हैं, और वो जो 2 ट्रू गॉड्स थे ये लोगों को ये जॉब सौंप देते हैं कि अगर कोई भी बंदा अपने अपने टीम से मरेगा तो उन सारी बॉडीज़ को सीज करने का काम इनका होगा, क्योंकि इन लोगों को पता था कि काफ़ी सारे लोग अभी मिलिट्री के अंदर से आएंगे अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए, और वो इन सारे अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। डेफिनेटली अभी उन लोगों को कोई ज़्यादा मतलब नहीं था। और रही बात लू फेंग की और बाकी के लोगों की जो कि अभी तक बॉडी चुरा के भाग चुके थे, उन लोगों के बारे में ये लोग सोचते कि वो लोग ऑलरेडी अपना मिशन कंप्लीट कर चुके होंगे तो वो अभी दोबारा से नहीं आने वाला है। इस तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लगभग 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 7 महीने के करीब का टाइम निकल जाता है, लेकिन जो लू फेंग होता है उसे कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, और जितने भी लोग मर रहे थे उन सारे मरे हुए लोगों को एक बीस्ट और एक दूसरे तरफ से एक इंसान, ये दोनों के दोनों कैप्चर कर लेते थे और अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेते थे। वो जो कैप्टन था वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था ये सारी चीज़ें देखते हुए। उसको कोई दूसरा मौका ही नहीं मिल रहा था। जब भी वो किसी बॉडी के ऊपर नज़र डालता था वैसे ही उस बॉडी को वो जो बीस्ट आता था वो आके सीज कर लेता था। वही कैप्टन के साथ वाले जितने भी बंदे थे वो तो और भी ज़्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि कैप्टन का टास्क तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। जो उसके बंदे थे वो परेशान थे काफ़ी ज़्यादा, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। वही कैप्टन ने उन लोगों को स्ट्रिक्ट वार्निंग दे के रखी थी कि उनमें से कोई भी अपना कोई भी चाल नहीं चलेगा। डेफिनेटली उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कैप्टन के ऊपर, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे इस वक्त। अगर इनमें से कोई भी अगर उंगली करता तो सब लोग मारे जाते। तभी जो कैप्टन होता है वो गुस्से में अपने लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम लोग पागल हो चुके हो लिटरली। अगर हम एक ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर के ऊपर अटैक कर भी दें और हम सब लोग मिल के भी उसको नहीं मार सकते, तुम्हें पता भी है एक ट्रू गॉड लेवल का वॉरियर कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। इवन थॉट चलो समझ लेते कि अगर हम सब लोग मिलके एक साथ अटैक करते हैं तो हम उसको थोड़ा बहुत वीक कर दें और हम उसको मारने की थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी लगा भी लेते हैं, तो जब तक हम एक ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर को मारेंगे तब तक ऑलरेडी काफ़ी सारे ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर्स हमें घेर लेंगे, और उसके बाद जिंदा बचने का काम तुम्हारा ही नहीं मेरा भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस कैप्टन इन लोगों को कहता है कि तुम लोग सब्र रखो, क्योंकि अभी भी तुम लोगों के पास एक एरा का टाइम है और अभी भी बहुत लंबा टाइम बचा है, और अभी तो बस 6-7 महीने बीते हैं, तो अभी इतना लंबा टाइम बचा है तो आराम से सब्र रखो, ज़रूर किसी न किसी की बॉडी ज़रूर मिल जाएगी। वही दूसरी तरफ लू फेंग भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान से पूरी की पूरे बैटलफील्ड को नोटिस कर रहा था। वो देख सकता था कि जो कि 9 स्मोक मार्च से था वो ऑलरेडी 26 बॉडीज़ को सीज कर चुका, और इस चीज़ को देखने के बाद लू फेंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। मतलब 26 बॉडीज़ का मतलब होता है 2,60,000 पॉइंट्स। अगर लू फेंग कैसे भी करके इस बंदे को मार देता है तो लू फेंग 2,60,000 पॉइंट्स इकट्ठा कर सकता था इस बंदे से अकेले से। और साथ ही साथ ये जो बीस्ट था ये काफ़ी तो कमज़ोर था, ना ही इसके बॉडी के ऊपर कोई सुप्रीम ट्रू ट्रेजर भी नहीं था, जिसके कारण ये ऑलरेडी वीक था और लू फेंग आराम से इसको मार सकता था। लेकिन बस दिक्कत ये थी कि लू फेंग थोड़ा सा और अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। वही लू फेंग थोड़ा टाइम और जब नोटिस करता है उस बीस्ट को तो उससे पता चलता है ये जो बीस्ट है ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर तो उन सारी बॉडीज़ को कलेक्ट करने का काम कर रहा था, लेकिन जैसी बॉडी कलेक्ट हो जाती थी या वापस से फाइट के अंदर लग जाता था,
और वही लो फेंग उसके ऊपर एक कड़ी नज़र बनाए रखा था कि जैसे ही उसको सही मौका मिलेगा वो जाएगा, इस बीस्ट को एक ही बारी में मारेगा और फिर यहाँ से अपनी बूट ऑफ मजलियम के अंदर निकल जाएगा। अगर 2 4 5 10 अगर ट्रू वर्ड्स आ गए तब तो ठीक है, लो फेंग आराम से निकल जाएगा, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन अगर 60 70 या फिर 100 के करीब ट्रू गॉड्स ने लो फेंग को घेर लिया तो इवन थॉट लो फेंग के लिए बॉट ऑफ मसलिम के अंदर भी निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो लो फैंग था वो एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था कि जैसे ही उसके पास अपॉर्चुनिटी आएगी वैसे ही वो उसको धर दबोचेगा। वैसे भी लो फैंग ने अपना माइंड तो सेट कर ही लिया था कि ये जो बीस्ट है जो कि यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर है, इसको लो फैंग डेफिनेटली मार के रहेगा और इसके थ्रू इसके पास जितनी भी बॉडीज़ है वो सारी सीज कर लेगा, जिसके थ्रू लो फैंग के पास काफ़ी सारे मिलिट्रिकल पॉइंट आ जाएंगे। टाइम के अंदर लो फैंग फील करता है कि वो जो बीस्ट है वो एक फाइट के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है और उस फाइट के अंदर जब वो इन्वॉल्व होता है तो फाइट करते करते उसकी थोड़ी बहुत पावर भी लूज होती है। लू फेंग उसके ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से नज़र बनाए रखा था। लू फेंग सोचता है थोड़ा सा और, बस ये थोड़ा सा और अपनी पावर लूज़ कर दे, उसके बाद मैं बस इसके ऊपर एक अटैक करूँगा और 80 की अटैक के अंदर इसे मार के जल्दी से इसकी बॉडी लेके भग जाऊँगा यहाँ से। और उसी चीज़ का लू फेंग इंतज़ार कर रहा था और फाइनली फाइट के अंदर लू फेंग देखता है कि वो जो 8 सर वाला बीस्ट होता है फाइनली वो थोड़ा सा वीक हो चुका था और ये काफ़ी ज़्यादा सही टाइम लग रहा था लो फैंग को अटैक करने के लिए। वो दूसरी तरफ वही देखने के लिए मिल सकता था जो कि इस वक्त लॉ मास्टर्स की बैटलफील्ड के अंदर था। इस वक्त गाइस ये जो लॉ मास्टर की बैटलफील्ड थी इसी के अंदर सबसे ज़्यादा लोग मर रहे थे, मतलब लगभग 1/3 लोग ऑलरेडी मारे जा चुके थे और लाइक लॉ मास्टर लगभग 1-1.5 लाख के करीब थे दोनों के दोनों टीम से। तो काफ़ी सारे लॉ मास्टर थे जिसके अंदर से ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ लॉ मास्टर मर भी चुके थे। वही जो हुई था वो लू फेंग को इस वक्त मनी मन पागल कह रहा था। वो कह रहा था कि लू फेंग अभी तक मर भी चुका होगा। वो पागल लू फेंग वो सोच रहा था कि वो किसी ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर के पीछे पड़ेगा। लिटरली वो अपने आप को समझता क्या है। लोगों को वही देखने के लिए मिल सकता था जो कि 9 स्मोक मार्च के लोगों के साथ आगे बढ़ रहा था। जो वही था वो 9 स्मोक मार्च वाले लोगों के साथ एक साथ धाड़ता था जुआओ माउंटेन के लोगों के पीछे। और जो 9 स्मोक मार्च वाले लोग होते थे वो जब वही को देखते थे तो उनको लगता था ये उन्हीं में से एक है, तो वो भी वही के पीछे दहाड़ने लग जाते थे और ये सब लोग मिलके एक साथ अटैक कर देते थे। वही इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए कभी अटैक करके लोगों को मारता था तो कभी कभी बॉडी स्टील कर लेता था। वो कभी इस साइड से चिल्लाता था तो कभी उस साइड से चिल्लाता था, मतलब दोनों साइड से वो मज़े लेने का काम कर रहा था बस। और इसी तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि 3 महीने का टाइम इसी तरीके से बीत जाता है और जो वही था वो ऑलरेडी 12,000 मिलिट्रिकल पॉइंट्स कलेक्ट कर चुका था। और वो लो फेंग को इस वक्त मनी मन पागल सोच रहा था। वो सोच रहा था कि लो फेंग अभी भी अपॉर्चुनिटी के चक्कर में खड़ा होगा और वो सोच रहा होगा कि ज़रूर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो एक ट्रू गॉड की बॉडी को सीज कर लेगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला होगा। कम से कम मुझे थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन इतने टाइम के अंदर मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर चुका हूँ। दूसरी तरफ गाइज हम लोगों को क्यू लो निंग और कूफा की टीम भी देखने के लिए मिल सकती थी। जो कूफा था वो अपने सोल्जर्स को कहता है कि वो जो क्लू निंग वाले और उसके दोस्त होंगे वो ऑलरेडी मर चुके होंगे क्योंकि वो ज़्यादा केयरफुल नहीं होंगे। रही बात हमारी, हम ऑलरेडी अपना मिशन कंप्लीट कर चुके हैं। कहीं जो कूफा और कूफा के लोग थे ये ऑलरेडी थोड़े बहुत ट्राइबल टाइप के लोग लगते थे, ऑलरेडी ट्राइबल वॉरियर्स थे। तो ये लोग अपने आप को ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे जैसे कि ये जुआयू माउंटेन से है। सो ये लोग इसी तरीके से जैसे कि जो वो ही था वो जिस तरीके से कॉप्स कलेक्ट कर रहा था किसी एक टीम का बन के, इसी तरीके से ये लोग भी मतलब कभी कभी जुआओ माउंटेन के बीच के अंदर फाइट के अंदर ऐड हो जाते थे। उन लोगों को लगता था कि ये उन्हीं के टीम के लोग हैं और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ये लोग फाइट करते करते चुपके से काफ़ी सारे कॉप्स उठा लेते थे। और इसी तरीके से इन लोगों ने भी अपने लगभग 10,000 के करीब जो मिलिट्रिकल पॉइंट के क्रेडिट्स के जितने भी वेपन्स और बाकी हथियार और डेड बॉडीज़ थी उन लोगों को कलेक्ट कर लिया था। मतलब कुल मिला के आप ऐसे समझ सकते हो जो कूफा की टीम थी उन्होंने 10,000 पॉइंट्स अचीव कर लिए और इतने पॉइंट्स से मतलब सब लोगों ने मिलके इतने लोगों की बॉडीज़ को कलेक्ट कर लिया है कि ये किसी एक बंदे की जान बचा सकते हैं। और इनके टीम के अंदर ज़्यादा लोग नहीं, मतलब 6 से 7 ही लोग हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अभी तो बस 4 से 5 से 6-7 महीने बीते हैं बस। और अभी इन लोगों के पास 1 एरा तक का टाइम है, तो इतने टाइम के अंदर डेफिनेटली इनके टीम में क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं तो डेफिनेटली इतने सारे लोग के लिए अगर ये लोग लगातार इसी तरीके से मेहनत करते रहता है तो इन लोगों के पास काफ़ी सारी बॉडीज़ और काफ़ी कुछ हो जाएगा। तो इतने से सब लोगों के मिशन कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम लोगों को कैप्टन और उसके लोग देखने के लिए मिल सकते थे। जो कैप्टन के जो लोग थे, जो उसके कैप्टन के अंदर के मतलब जो उसके बाकी के टीममेट्स थे वो कैप्टन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखने लग जाते हैं और उसे कहते हैं कि कैप्टन आप सच्ची में एक मुर्गी की तरह यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको क्या सच्ची में लगता है कि इसी तरीके से हमेशा छुपे होने से हम लोगों को कुछ ना कुछ मिल जाएगा? अगर ये जो वॉर है ये ख़त्म हो जाएगा तो हमारे हाथ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छिन जाएगी। इसी वॉर के अंदर हमारे पास अपॉर्चुनिटी कि हम लोग कुछ ना कुछ बेनिफिट्स को रीप कर सके। एक बार वॉर ख़त्म तो बेनिफिट्स भी ख़त्म और इसके बाद मिलिट्री क्रेडिट्स इकट्ठा करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।
कहता है कि कैप्टन हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, हमें मिलिट्रिकल क्रेडिट्स अर्न करने ही पड़ेंगे अगर हमें सरवाइव करना है तो, वरना हम सब मारे जाएंगे। इसी के साथ एक के पीछे एक सब लोग चिल्लाने लग जाता है कि हाँ हाँ कैप्टन हमें कुछ ना कुछ करना है, हमें ज़िंदा बचा लो, हमें मिलिट्रिकल क्रेडिट्स, या आपका तो ख़त्म हो गया मिशन, हमारा भी ख़त्म करा के दो, हमें नहीं पता। अभी जो कैप्टन था वो भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस होने लग गया था अपने सोल्जर्स की तरफ देखते हुए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से उन लोगों को दिलासा दिला रहा था, और दिलासा दिलाते दिलाते कुछ महीने हो चुके थे ऑलरेडी। इसी के बाद जो कुछ लोग होते हैं वो कैप्टन की तरफ देखते हैं। कैप्टन उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि देखो अभी भी सुसाइड वाली बात हो जाएगी अगर हम लोग ट्रू गॉड्स के बैटल फील्ड के अंदर जाते हैं, हमें सही मौके का इंतजार करना होगा। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि हम जानते हैं कि अभी हम लोग ट्रू गॉड्स के बैटल फील्ड के अंदर नहीं जा सकते, और डेफिनेटली हम लोग उनके साथ फाइट भी नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ देखो जो लॉ मास्टर्स की फील्ड है उसके अंदर हज़ारों लोग मर रहे हैं हर सेकेंड्स के अंदर, और जब तक हमारे पास इनफ टाइम और इनफ पोटेंशियल होगा तो हम आराम से उन सारे क्रेडिट्स, मिलिट्रिकल क्रेडिट्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती, लेकिन स्टिल ये लोग अपने मिशंस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के बाद सब लोग हाँ के अंदर हाँ मुंडी हिलाने लग जाते हैं, और कैप्टन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हम लोगों को लॉ मास्टर की फील्ड्स के अंदर जाना चाहिए। इसके बाद वो जो कैप्टन होता है वो अपने लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम सब लोग सच्ची में पागल हो चुके हो, तुम्हें क्या लगता है हम लोगों को 10,000 मिलिट्रिकल क्रेडिट्स चाहिए एक बंदे की जान बचाने के लिए, और तुम कितने वेपन्स और कितने आर्मर्स को कलेक्ट करोगे? लिटरली 10,000 लॉ मास्टर के आर्मर्स को तुम कलेक्ट करोगे? क्या तुम सच्ची में पागल हो चुके हो? लेकिन स्टिल अगर तुम यही सब करना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकने नहीं वाला, तुम जा सकते हो। लेकिन अभी तुम सब लोग अपने अपने पास अपना कम्युनिकेशन टोकन रखो, ताकि जब भी क्रूशियल पॉइंट आएगा या फिर जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं तुम सब लोगों के साथ कांटेक्ट करके तुम सब लोगों को बता सकूं, और एक साथ जब हम लोग काम करेंगे और जब भी मेरे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो हम सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो डेफिनेटली ये काम और ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। इसी के बाद वो जितने भी लोग होते हैं वो लोग भी कैप्टन की तरफ देखते हैं और कहते हैं हाँ हाँ कैप्टन, आप जब भी हम लोगों को समन करोगे हम डेफिनेटली वहाँ पे आ जाएंगे, हमसे जितना जल्दी होगा हम उतनी जल्दी आ जाएंगे, और हम सब लोग आप ही के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। और इसी के साथ एक एक करके वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सारे जाना स्टार्ट कर लेते हैं। कैप्टन जो होता है वो बस हेल्पलेस तरीके से अपना मुंडी हिला रहा होता है, क्योंकि उसको डेफिनेटली पता होता है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं वो सब लोग अपनी जान के पीछे ही भाग रहे हैं। कुल मिला के ये लोग थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। उन सब लोगों को पता है कि अगर इनफ मिलिट्रिकल पॉइंट उनके पास नहीं रहे तो डेफिनेटली वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ ही टाइम के अंदर ये जो कैप्टन के जितने भी लोग होते हैं वहाँ से चले जाते हैं, वहाँ पे बस कैप्टन बच जाता है। और वही दूसरी तरफ लू फेंग ऑलरेडी 2 बॉडीज़ को सीज कर चुका था। लू फेंग अपनी पावर्स को इस वक्त पूरी तरीके से कंट्रोल के अंदर ला रहा था। उसको डेफिनेटली पता था कि वो अपने एक सिंगल अटैक के अंदर उस 8 हूज वाले ट्रू गॉड को मार सकता है, जिसने अभी तक 26 से भी ज़्यादा बॉडीज़ को सीज किया है। वही दूसरी तरफ धीरे धीरे करके वो जो कैप्टन था उसकी नज़रों में भी वो जो 8 हू वाला ट्रू गॉड था, मतलब वो जो बीस्ट था जो कि लगातार बॉडीज़ को सीज कर रहा था, वो नज़र में आ चुका था। कैप्टन भी ये चीज़ नोटिस कर चुका था कि उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी ट्रू गॉड लेवल का आर्मर नहीं है, तो डेफिनेटली कैप्टन भी अपने कुछ वैल्यूबल्स को इस्तेमाल करते हुए उस वॉरियर को मार सकता था। तो कैप्टन भी एक सही मौके की तलाश कर रहा था। वो सोचता है कि अगर उसे मौका मिला तो वो उसी बंदे को मार देगा, और उस बंदे को मारने से डेफिनेटली उसको इतने सारे मिलिट्रिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे कि वो अपनी पूरी टीम को सर्व कर सके। वही दूसरी तरफ वो जो बीस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा फकीर टाइप का बीस्ट था। उसके पास मतलब कोई भी मतलब सुप्रीम ट्रू ट्रेजर लेवल का आर्मर नहीं था, तो वो सुप्रीम ट्रू लेवल का आर्मर ही ढूंढ रहा था। मतलब उसे लग रहा था कि कोई, जैसे कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी सब लोगों की डेड बॉडीज़ कलेक्ट करने की, तो वो सब लोगों की डेड बॉडी कलेक्ट कर रहा था, और अगर उसे किसी की डेड बॉडी के अंदर सुप्रीम ट्रू ट्रेजर लेवल का आर्मर मिल गया तो डेफिनेटली वो उसे सीज कर लेता गाइज। लेकिन ऐसा ट्रू गॉड, मतलब ऐसा यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर जिसके पास सुप्रीम ट्रू ट्रेजर आर्मर हो, उसका मरना इतना आसान नहीं है। तो ज़्यादातर जितने भी ट्रू गॉड मरे हुए थे वो सारे वीक ट्रू गॉड्स थे, जिनके पास कोई भी आर्मर नहीं था या फिर नॉर्मल टाइप के ट्रेजर्स थे। तो वो इसी चीज़ की खोज में लगा हुआ था। वही दूसरी तरफ लू फेंग पूरी तरीके से अपनी नज़र बनाए रखता है। एक टाइम फाइनली ऐसा आ जाता है जब लू फेंग को लगता है कि ये टाइम एकदम परफेक्ट है और लू फेंग अपनी चाल चल सकता है। इसी के साथ लू फेंग एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और एकदम से अपनी जितनी भी बॉडी होती है, अपनी पूरी की पूरी बॉडी की पावर्स को बाहर लाना स्टार्ट कर देता है। टाइम के अंदर जो लू फेंग की स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट कर जाती है। लू फेंग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उड़ रहा था। वो एकदम से अपनी फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ डुओंग मी को एक्साइट कर देता है, तभी वो अपनी सेकंड वॉल्यूम ऑफ डुओंग मी का भी इस्तेमाल कर लेता है। ये जो सेकंड वॉल्यूम ऑफ डुओंग मी थी, ये लू फेंग की सेकंड लार्जेस्ट गेंद थी, जो कि उसने पिछले 8 मिलियन एरास के अंदर पाई थी, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। वही जो जो स्ट्रेंज बीस्ट था, एकदम से उसे कुछ फील होता है, उसके पीछे से उसको गुदगुदी सी फील हो रही थी, और जैसे वो पीछे मुड़ता है वो पूरी तरीके से शॉक था, क्योंकि उसके तरफ एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा जिंजाटिक सा एक
शैडो ब्लेड देखने के लिए मिल सकता था, जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उसकी तरफ आ रहा था और इसको देखते हुए उसकी आंखें फटी फटी रह गई थी। टाइम के अंदर वो जो 8 हू वाला ट्रू गॉड होता है, उसे लगता है कि ये वही टैलेंटेड आदमी है। वो लू फेंग को पहचान लेता है, लेकिन फिर वो सोचता है ये बंदा चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, भले इसकी क्लोज कॉम्बैट स्किल कितनी भी ज़्यादा अच्छी क्यों ना हो, भले इसने हमारे पिछले अटैक से डॉज कर लिया हो, लेकिन ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता कि एक ट्रू गॉड को मार सके। चाहे कुछ भी हो जाए, एक यूनिवर्स मास्टर ही होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने लेवल का अटैक परफॉर्म कर सकता है? 6 7, कोई ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा एलाइट लेवल का होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 7th लेवल का अटैक परफॉर्म कर सकता है। और गाइज यही लो फेंग की सबसे बड़ी खासियत है कि इवन जो टीचर ओरिजिन थे वो यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर थे। इवन तो आप उन्हें यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर से भी ज़्यादा पावरफुल समझ सकते हो। और वो तभी भी जाके उनका जो टॉप टायर अटैक लेवल था वो 10th लेवल का था, और लो फेंग इस वक्त बस एक यूनिवर्स मास्टर था और वो अभी से टॉप टायर लेवल 10 तक के अटैक को परफॉर्म कर सकता है नॉर्मली। और अगर लो फेंग अपनी औकात पे आ गया तो वो 12th या फिर 13th लेवल तक भी घिस सकता है और वो अपनी पूरी पोटेंशियल तक अटैक करता है। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है, इसलिए जो विल पावर थी प्राइमल ओरिजिन की, उसने भी लू फेंग को कह दिया था कि लू फेंग सबसे ज़्यादा या फिर सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल वॉरियर है पूरी की पूरी ओरिजिनल यूनिवर्स का। बिकॉज गाइस आखे ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर कोई भी इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा नहीं था जो कि टॉप टायर लेवल 12 या फिर 13 का अटैक प्रोड्यूस कर सके। डेफिनेटली जो टीचर ओरिजिन थे वही सबसे ज़्यादा पावरफुल जो थे, जो कि टॉप टायर लेवल 10 का अटैक परफॉर्म कर पाते थे यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर से ज़्यादा पावरफुल होने के बाद। और लो फेंग अभी बस एक यूनिवर्स मास्टर था। मतलब आप समझ सकते हो कितना लंबा चौड़ा पावर डिफरेंस है। और सेम यही चीज़ ये जो बीस्ट था ये भी सोच रहा था कि लो फेंग बस एक यूनिवर्स मास्टर है, चाहे वो कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो इस तरीके से इस बंदे को नहीं मार सकता। तो वो भी लो फेंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। उसे लगता है लो फेंग एक घमंडी बंदा है जिसके पास पावर्स तो है, लेकिन इस बार वो अपनी औकात से बाहर जा रहा है फाइट करने के लिए। और जब वो लो फेंग की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि उसके पास ज़रूर कोई स्पेशल आर्मर भी होगा जिसके कारण वो इतना बड़ा रिस्क लेने जा रहा है। इसके पास डेफिनेटली काफ़ी सारे सुप्रीम ट्रू ट्रेजर्स होंगे। यही सारी चीज़ें सोचते हुए वो जो बीस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है इस ट्रू गॉड मतलब पहली बार ऐसा होगा कि एक यूनिवर्स मास्टर को मारने के बाद मुझे इतना फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि वैसे भी ये जो ट्रू गॉड लेवल का मतलब यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर था ये बीस्ट, इस बीस्ट के पास कोई भी सुप्रीम ट्रू ट्रेजर नहीं था, लेकिन अभी फाइनली इसे एक यूनिवर्स मास्टर को मारने से काफ़ी सारे ट्रेजर्स मिलने वाले थे। तो डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा खुशी के साथ लू फेंग की तरफ आगे बढ़ जाता है। वो अपने टेल को गोल गोल घुमाता है और लू फेंग की तरफ थ्रो आउट कर देता है। वही लू फेंग अपनी ब्लेड टेक्निक को ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका था और वो अभी अपनी सेकंड डुओमई को भी एक्टिवेट कर चुका था, जिसके कारण ऑलरेडी लू फेंग अपने एक काफ़ी अच्छे खासे तगड़े पोटेंशियल के अंदर चल रहा था। कुछ ही टाइम के अंदर जो लू फेंग की ब्लेड रे होती है वो जाके उसकी पूँछ से टकरा जाती है और वो आराम से उसकी पूँछ को पेनिट्रेट कर देती है और उसकी पूँछ के टुकड़े कर देती है। और जब वो जो बीस्ट होता है वो अपनी पूँछ को देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसको भरोसा नहीं हो रहा था, वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है करके। इवन टोडी जो बीस्ट था इसने भी अपना एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक किया था पूँछ के थ्रू, जो कि टॉप टायर लेवल 7 या फिर 8 का था। लेकिन जो लो फेंग का अटैक था वो ऑलरेडी टॉप टायर लेवल 10 तक पहुँच चुका था, जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। और वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि सब लोग ऑलरेडी लो फेंग को नोटिस कर चुके थे। और इसी के बाद जो लू फेंग होता है जैसे ही वो उसके अटैक को डॉज करके उसके अटैक को पूरी तरीके से निष्फल कर देता है और उसकी पूँछ को भी काट देता है, उसी के बाद लू फेंग वापस से पीछे की तरफ मुड़ता है और जल्दी जल्दी, क्योंकि लू फेंग के पास कुल मिला के बस 29 सेकेंड्स थे, क्योंकि आसपास काफ़ी सारे जो ट्रू गॉड्स थे वो ऑलरेडी लू फेंग को प्रेजेंस कर चुके थे और लू फेंग ने अपनी कैलकुलेशन लगा लिया था कि उसके पास कुल मिला के 29 सेकेंड्स है और 29 सेकेंड्स के अंदर काफ़ी सारे ट्रू गॉड जो है उसको घेर लेंगे। सो इससे पहले उसे इस ट्रू गॉड को मार के इसके पास से सारी की सारी बॉडीज़ लेके यहाँ से निकलना था। तो इसी के बाद जो लू फेंग होता है वो एकदम पागलों की तरह अटैक करने लग जाता है और कुछ ही सेकेंड्स के अंदर लू फेंग 100 से भी ज़्यादा जो ब्लेड रेज होती है वो एक्टिवेट कर लेता है और 100 से भी ज़्यादा जो ब्लेड रेज होती है वो एक साथ ये जो बीस्ट होता है इसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाती है। ये जो बीस्ट था ये ऑलरेडी समझ चुका था कि अभी इसकी मौत आ चुकी है, ये चाहे कुछ भी कर ले ये बच नहीं सकता। पहले वो लू फेंग के अटैक को नहीं रोक पाया था तो अभी घंटा रोक पाता, और पहले एक अटैक को नहीं रोक पाया था तो अभी 100 अटैक्स को क्या ही रोक पाएगा। और लू फेंग कभी भी 100 अटैक्स इतनी जल्दी और इतने पागलपन के साथ नहीं करता, लेकिन अभी उसके पास टाइम की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। अगर वो 1 सेकंड की भी देरी कर देता तो काफ़ी सारे लोग उसको घेर सकते थे और डेफिनेटली लू फेंग का यहाँ से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता था और लू फेंग के हाथों से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी चली जाती 2,70,000 पॉइंट्स को एक साथ वसूल करने की।
इसी के साथ कुछ टाइम के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है चारों तरफ एकदम से फैल जाती है ये सारी बात, वो सारे के सारे ट्रू गॉड लू फेंग को देख लेते हैं। सब लोग बोलने लग जाते हैं ये बंदा सच्ची में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होगा, जो पिछले बार बचने के बाद इस बार वापस से आ गया। और सारे के सारे ट्रू गॉड लू फेंग की तरफ आगे बढ़ चुके थे, क्योंकि डेफिनेटली उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शेम की बात होती कि बार बार एक ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर का जो कॉप्स या फिर जो उनकी डेड बॉडीज़ है वो एक यूनिवर्स मास्टर चोरी कर करके लेके जा रहा है, और वो भी उन लोगों को मारते हुए। और अभी तो ये इतना ज़्यादा घमंडी हो गया कि इवन ये एक ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर के साथ फाइट भी कर रहा है, और वो भी हेड टू हेड कॉम्बैट। और ये जो कॉम्बैक्ट है वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। तो डेफिनेटली वो लू फेंग को इस तरीके से छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए काफ़ी सारे ट्रू गॉड्स ऑलरेडी हज़ारों की संख्या के अंदर लू फेंग की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन अपना जो लू फेंग था वो ऑलरेडी अपना काम कर चुका था। वो जो कैप्टन था उसकी मुंह फटी की फटी रह गई थी, वो पूरी तरह से शॉक हो चुका था। वो समझ चुका था कि जो लू फेंग वो डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। उसे लगता है कि ज़रूर लू फेंग के पास कोई ऑटोमन टाइप का ट्रू ट्रेजर होगा, और बाकी के जितने भी ट्रू गॉड्स थे उन लोगों को भी यही लगता था कि लू फेंग के पास कोई ऑटोमन टाइप का ट्रू ट्रेजर होगा, जिसकी वजह से जो लू फेंग है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन देखा जाए तो लू फेंग के पास उसका ब्लड गोस्ट एम्ब्रियो ब्लेड था, जिसको आप एक ऑटोमन टाइप का ट्रू ट्रेजर या फिर उससे भी ज़्यादा पावरफुल समझ सकते हो। लेकिन गाइस ये जो एम्ब्रियो टाइप का ब्लेड है ये बस अपने एम्ब्रियो फॉर्म के अंदर है, मतलब ये अपने बच्चे वाले फॉर्म के अंदर है। इसकी पूरी पावर्स मतलब एक तरीके से समझ लो, इसको यूज़ करने वाला बंदा जितना ज़्यादा पावरफुल होता है ये उतनी अच्छी तरीके से काम करता है। मतलब इसको लू फेंग यूज़ कर रहा है इसलिए डेफिनेटली इसकी काफ़ी ज़्यादा पावर है। लेकिन अगर इसे लू फेंग के अलावा कोई और दूसरा पर्सन यूज़ करता है तो डेफिनेटली वो उतने पोटेंशियल के साथ इसको यूज़ नहीं कर सकता। सो देखा जाए तो इसके अंदर लू फेंग का भी बहुत बड़ा हाथ है। के लिए जो कैप्टन था उसने एक चीज़ तो दिमाग के अंदर बैठा ली थी कि जो लू फेंग है वो सच्ची में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और अगर वो सच्ची में इस फाइट से बच के निकल जाता है जहाँ पे उसके सामने 1000 से भी ज़्यादा ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर एक साथ उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं और कुछ 5 से 6 सेकंड्स के अंदर उस तक पहुँच भी जाएंगे, तो डेफिनेटली इस अटैक से अगर वो बच जाता है तो वो लिटरली काबिल की तारीफ़ है। और वो अगर इस अटैक से बच जाते हो तो डेफिनेटली एक बार वो मिलिट्री कैंप के अंदर वापस चला जाएगा। तो जो कैप्टन है वो डेफिनेटली लू फेंग से दोस्ती करने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उन्होंने लू फेंग की बेइज्जती कर दी थी। उन्होंने लू फेंग को अनलकी वगैरह और काफ़ी कुछ कहा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा अनलकी हो कि तुम्हें हाथी कैटास्ट्रॉफी लेवल का मिशन करना पड़ रहा है और तुम्हारा मरना तो तय है, तुम बेचारे तुम जाके प्रैक्टिस करो, ये करो वो करो। लेकिन अभी वो फील कर रहा था कि अगर काश कि उस वक्त उसने लू फेंग को अपनी टीम के अंदर रख लिया होता तो आज लू फेंग उनकी टीम का सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन होता, इवन वो कैप्टन से भी ज़्यादा पावरफुल पर्सन होगा। वही गाइस जो लू फेंग था वो फाइनली अपने मिशन के अंदर कामयाब हो चुका था। लू फेंग वो जो बंदा था, मतलब वो जो बीस्ट था, उस बीस्ट की बॉडी लेके भाग चुका था। मतलब लू फेंग के पास अभी 2,70,000 पॉइंट्स थे, क्योंकि वो जो बीस्ट था उस बीस्ट के रिंग के अंदर बाकी 27 बॉडी पड़ी हुई थी जो कि ट्रू गॉड लेवल की थी। वही दूर हम लोग को एक दूसरा स्ट्रेंज बीस्ट देखने के लिए मिलता है जो कि जुआयू माउंटेन का था। वो जब लू फेंग को देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे पकड़ो, मुझे वो किसी भी हालत के अंदर चाहिए, मुझे अपनी वो सारी बॉडीज़, अपने जुआयू माउंटेन वाले बीस्ट की वो सारी बॉडीज़ चाहिए, फिर चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। मुझे अपने ब्रदर नाइन स्मोक मार्श वालों की सारी बॉडीज़ चाहिए। उस बंदे के पास 30 बॉडी से भी ज़्यादा बॉडीज़ है, मुझे वो सारी बॉडीज़ चाहिए। और इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अपने काफ़ी सारे लोगों को लू फेंग के पीछे लगा देता है। वही जब लू फेंग यहाँ से भाग रहा था तो लू फेंग के पीछे ऑलरेडी 50 से ज़्यादा ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर्स उसके पीछे आ चुके थे, जो कि उसके डायरेक्शन के अंदर उड़ रहे थे। जब लू फेंग उन 50 ट्रू गॉड्स को देखता है तो उनमें से काफ़ी कम ही थे जिनके पास सुप्रीम ट्रू ट्रेजर आर्मर था, बाकी सब ऐसे ही नॉर्मल से थे। लू फेंग डेफिनेटली उन सब लोगों से फाइट कर सकता था, लेकिन लू फेंग के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था और ना ही लू फेंग इतना ज़्यादा शॉर्ट था। लेकिन स्टिल लू फेंग को लगता था कि वो इन सब लोगों से उसको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं थी, लेकिन वो इन सब लोगों से तो फिलहाल घिरना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो गलती से भी इस वक्त उन 50 ट्रू गॉड से घिर जाता है तो इसका मतलब वो लगभग लगभग 500 से भी ज़्यादा ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर से घिर जाएगा, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स के अंदर काफ़ी सारे ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर्स का वो अटेंशन अपने तरफ खींच लेगा। इन सब चीज़ों के लिए डेफिनेटली लू फेंग जानता था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। गाइस इस वक्त लू फेंग के पास अपना स्टार टावर नहीं है, वो ऑलरेडी ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर छोड़ के आया है। इस वक्त लू फेंग के पास बस बोट ऑफ मिसिलियम और उसकी शिवू विंग्स है, और डेफिनेटली इन दोनों की मदद से तो वो यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकता था। स्टार टावर होता तो बात अलग होती। इस वक्त जो कैप्टन था वो लू फेंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा लालसा की नज़रों से देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि डेफिनेटली वो बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल है। और इतनी सारी बॉडीज़ को मिलाने के बाद मतलब उसके पास इस वक्त लू फेंग के पास 30 से भी ज़्यादा बॉडीज़ थी, जो कि उस
जिस बंदे को उसने मारा था उसके रिंग्स के अंदर थी। और 30 बॉडीज़ का मतलब है 3 लाख से भी ज़्यादा पॉइंट्स, और इतने पॉइंट्स से वो आराम से कोई भी मशीन टाइप का अवेलेबल एक्सचेंज कर सकता था। और कैप्टन सोचता है कि अगर उसके पास कोई भी मशीन टाइप का अवेलेबल होगा तो वो आराम से एक ट्रू गॉड लेवल का वॉरियर बन सकता था अगले मिशन से पहले। इवन थॉट हो सकता था कि वो ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस लेवल के ऊपर भी चले जाए। जो कैप्टन होता है उसके दिमाग में एकदम से कोई तो अभी आइडिया आता है, और वो अचानक से अपने जो 17 सोल्जर्स होते हैं उन लोगों को अपने टोकन से बुला लेता है। इसी के साथ उसके जो सोल्जर्स होते हैं वो कैप्टन से कम्युनिकेशन करते हैं कि क्या हुआ कैप्टन, आपको हमारी ज़रूरत है। कैप्टन कहता है तुम सब जहाँ पे भी हो जल्दी से आ जाओ यहाँ पे। कैप्टन लू फेंग के बारे में उन सब लोगों को बता देता है। वो ये नहीं बताता कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और उसने एक ट्रू गॉड को मार दिया है। वो बस ये बताता है कि लकीली वो बंदा कहीं से तो भी आ गया, और वो बंदा जो कि काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ को कलेक्ट कर रहा था, वो ट्रू गॉड एकदम से उस बंदे ने उस बंदे को पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, उसने उन सारे बंदों को अपने साथ लेके उन लोगों को सीज कर लिया। मतलब वो बस इतना ही बताता है कि जो लू फेंग है उसके पास अभी 30 से भी ज़्यादा बॉडीज़ है, उसने इतनी सारी बॉडीज़ एक साथ सीज कर ली है उस बंदे को मार के। इसी के साथ बाकी सब लोगों के मन के अंदर भी लालच आ जाता है और वो सब लोग लू फेंग के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। डेफिनेटली उन लोगों को भी पता था कि अगर वो लोग लू फेंग को पकड़ लेते हैं तो उन सब लोगों के मिशन एक ही बारी में कंप्लीट हो जाएंगे, और साथ ही साथ उन सब लोगों के पास इतने सारे मिलिट्रिकल क्रेडिट्स होंगे तो वो आराम से काफ़ी सारी चीज़ों से एक्सचेंज कर सकते हैं, काफ़ी सारे टूटर जैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। इस आज का ये जो एपिसोड है यही पे ख़त्म करते हैं। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है और काफ़ी सारे लोगों ने डिमांड की थी कि 1 आवर का प्लस वीडियो चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।